हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। कैसे बेटा सब लोग? ठीक ठाक बिल्कुल। तो कुछ उधर रिफ्लेक्शन, एक मिनट बेटा मैं ठीक कर दूं थोड़ा सा। हाँ तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ तक उस दिन हम लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है, कि अनबैलेंस फोर्सेस वगैरह क्या बैलेंस फोर्सेस तक हम लोगों ने बात कर ली थी। लेकिन एक चीज बेटा ध्यान रख लो आप लोग, जब भी हम किसी फोर्स के बारे में बात करते हैं कि ये फोर्स लगाने से ये बॉडी मूव हो गई, बाइक स्टार्ट किया, एक्सीलरेट किया, बॉडी मूव हो गई। अच्छा कभी ये सोचा है कि बाइक पे कौन सा फोर्स लगता है? तो सबसे पहली बात तो बाइक पर हम लोग क्या मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं एक तरीके से। जब हम एक्सीलरेट करते हैं तो उसके इंजन पर एक प्रकार का थ्रस्ट क्रिएट होता है, टॉर्क। एक मिनट बेटा, थोड़ा हवा की वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रुक जाओ। तो जैसा होगा अभी देख लेंगे, ठीक है। देखो क्या है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो जैसे मान लो कि बाइक पर आपने क्या किया कि एक प्रकार का एक्सीलरेशन लगाया, उसके इंजन में जो पुलीज है उसने टॉर्क क्रिएट किया, इंजन रोटेट हुआ। इंजन से जो भाई चेन की मदद से, बहुत सारी चेन वगैरह होती है, उसकी चेन की मदद से आपके पिछले पहिए पर एक प्रकार का रोटेशन आया। पहिए ने क्या किया, पहिए में जो आपके रबर है उसने रोड पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट किया। उस फ्रिक्शन की वजह से पहिए ने कहा भाई पहिया क्या कर रहा है, रोड को पीछे ढकेल रहा है, तो रोड ऑटोमेटिकली आपकी बाइक को आगे ढकेल रही है। पहिया जो होता है, मतलब जो बाइक का आपका ये जो पहिया होता है ना, एक मिनट रुक जाओ मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लूँ तो ही समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, बताता हूँ मैं जैसे। ठीक है, अब बात को समझो। फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ वहां पर आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे क्या है कि बाइक है, मान लो बाइक का पहिया है, तो आपने रोटेशन किया तो बाइक का पहिया क्या करता है, वो बाइक का पहिया आगे की तरफ घूम रहा है, वो लगातार जो आगे की तरफ घूम रहा है ना, रोड को पीछे ढकेल रहा है। जब वो ऐसे घूम के रोड को पीछे ढकेल रहा है, वो रोड तो पीछे खींचेगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बाइक आगे खिसकती है। लेकिन आप देखो जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि पहिए घिस जाते हैं, पहिए पुराने हो जाते हैं, तो होता क्या आपकी बाइक स्लिप करने लगती है। इसलिए हम लोग पहिए को चेंज कराते हैं, क्यों? क्योंकि जो उसमें रबर शूज लगे हुए हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो आपके बाइक को, वो पहियों को मतलब मेंटेन रखते हैं, उसके रबर को मेंटेन रखते हैं। बात समझ में आ रही है? उस रबर के मेंटेनेंस की वजह से आपकी बाइक जो है आगे बढ़ती है। वही जो पहिया चिकना हो जाएगा तो बाइक आगे कहाँ बढ़ पाएगी, फ्रिक्शन अच्छा नहीं होगा। जैसे अभी आपके हाथ हैं, अगर हाथों के बीच में ऑयल लगा दो तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना। बस यही होता है। बात समझ में आ रही है? इस चीज को ध्यान दो, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। इस पर फोकस करो अब आप लोग। कैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, फोकस कर। ठीक है बेटा देखो, जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, है ना। अब जैसे मान लो कि आपकी ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, और ये रोड है, और ये व्हील है, ठीक है, ये व्हील है। अब आप क्या करते हो, एक्सीलरेट करते हो ताकि ये व्हील आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए इस व्हील को ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा, सही कि नहीं? ऐसे। ये क्या करेगी, ये रोड को पीछे ही तो ढकेल रही है, ये रोड को पीछे ढकेल रही है, लेकिन रोड तो पीछे ढकेल के जाएगी नहीं, पीछे तो हो जाएगी नहीं। इससे होता है कि आपके पहिए पे आगे की तरफ का फोर्स लगता है। ये जो फोर्स है ना, वही आपकी बाइक को आगे बढ़ाता है। तो हर एक चीज के मूवमेंट के लिए बेटा फोर्स की जरूरत होती है। थोड़ा ध्यान देना मेरी बात को, बहुत जल्दी डिस्टर्ब होने की कोशिश मत क्या करो, ध्यान दो, ठीक है। उसी तरीके से अब जैसे मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन उड़ता कैसे है, ये प्लेन जो है वो उड़ता कैसे है। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको और बेटर एग्जांपल दे दूंगा कि प्लेन फ्लाई कैसे करता है, ठीक है। देखो
देखो सबसे पहली चीज तो मान लो चाहे बाइक है चाहे कोई भी है, जैसे मान लो आप बाइक पर बैठे हो, आप बाइक पर बैठे हो, बाइक आपने एक्सीलेट किया, बाइक आगे बढ़ गई, इसका सीधा सा मतलब जानते हो क्या है कि सामने से आने वाला जो ड्रैग है जो आपको रोक रहा था, मतलब हवा का जो ड्रैग है वो कमजोर पड़ गया और आपकी बाइक का जो फोर्स है वो आगे की तरफ वो मजबूत हो गया। भाई आप जाना चाहते थे इधर की तरफ और आपको हवा रोक रही थी इधर की तरफ, लेकिन फिर भी आप इधर बढ़ गए, हवा कितनी भी तेज है, इसका मतलब क्या है कि आपका ये वाला फोर्स मजबूत हो गया, बाइक में पावर ज्यादा है हवा के मुकाबले तभी तो। अच्छा अब ये बताओ इसी जगह पर जैसे मान लो आप बहुत चौड़ी सी बहुत बड़ी सी चीज लेकर आगे बढ़ना हो और आंधी चल रही हो सामने से, तो बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे, क्यों? क्योंकि वो चीज आपके ऊपर ड्रैग ज्यादा लगाएगी। इसी वजह से प्लेन्स को आगे से एरोडायनेमिक बनाया जाता है, ये प्लेन को आगे से नोकीला क्यों बनाया जाता है बताओ? ताकि जो हवा है वो ड्रैग कम से कम लगा सके, हवा आए और कट जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरीके से जैसे पानी में भी ऑब्जर्व करो, जैसे शार्क वगैरह जो होती हैं वो शार्क वगैरह का आगे का फेस नोकीला होता है, क्यों होता है ऐसा? ताकि जो पानी है वो इनको बहुत ज्यादा रोक ना पाए। हम आप पानी में शार्क की तरह क्यों नहीं तैर सकते? क्योंकि हमारी बॉडी का शेप मतलब हाइड्रोडायनेमिक नहीं है। जो चीजें पानी में तेजी से चलती हैं उसे हाइड्रोडायनेमिक कहते हैं, जो चीज एयर में तेजी से चलती है उसे एरोडायनेमिक कहते हैं। ठीक है, हमारा आपका सर है फिर कंधे की चौड़ाई अलग है, शार्क वगैरह में ऐसा नहीं होता, शार्क वगैरह बॉडी का शेप ऐसा होता है ताकि पानी पड़े और वो पीछे की तरफ चला जाए, है ना? उसी वजह से एरोप्लेन आपने देखा होगा जो आजकल बुलेट ट्रेन वगैरह बन रही उन लोगों का भी शेप आगे से ऐसे करके यूं ऐसा ही है ना, आगे से ऐसा ही है। ये क्यों है ऐसा? ताकि जो एयर आए वो एयर ऐसे हो के ऊपर से निकल जाए, सामने से ड्रैग पैदा ना कर सके। आप जितनी रेसिंग कार्स देखो, रेसिंग कार्स भी जो बनती हैं वो सामने से वो ऐसे करके यूं ऐसी ही बनती है नोकीली, क्या बनने का रीजन है? ताकि एयर आराम से सामने से निकल जाए, आए और निकल जाए, ताकि एयर इसके ऊपर ड्रैग कम से कम लगा पाए और ये अपनी वेलोसिटी पर मतलब चलती जाए जितना आप एक्सीलरेट कर रहे हो, इसी वजह से। अच्छा तो यहाँ पर ये प्लेन आगे कैसे बढ़ता है? सबसे पहली बात, प्लेन मान लो नॉर्मल स्टेट में रहा होगा, प्लेन पहले ही स्टार्ट हुआ होगा, है ना? प्लेन स्टार्ट हुआ फिर धीरे धीरे प्लेन ने स्पीड पाई होगी, ये स्पीड ये जब पाई इसने तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो प्लेन पर, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो समझो। अब जैसे मान लो ये प्लेन पर जो लगने वाला थ्रस्ट है, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है? प्लेन पर ये जो लगने वाला थ्रस्ट है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो पीछे की तरफ ड्रैग लग रहा है, ड्रैग थ्रस्ट जो है वो ड्रैग के मुकाबले ज्यादा है तभी तो प्लेन आगे बढ़ा। और फिर थोड़ी देर बाद क्या करता है, प्लेन लिफ्ट कर लेता है, अपने आगे की नोज को हल्का सा उठा लेता है, जिससे एयर इसके ऊपर से, इसको एरोफॉइल कहते हैं बेटा, इसको आगे क्लास 12 में पढ़ोगे, 10 11 में पढ़ोगे, एरोफॉइल कहते हैं जिसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी और सॉलिड में पढ़ाया जाता है। एयर ऊपर से गुजरने की वजह से क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है, ऊपर से लगने वाला प्रेशर, बात समझ में आ रही है? और इस तरह से प्लेन जो है वो हवा में उड़ जाती है। अब आप कहोगे भाई कई लोगों ने आपको हो सकता है ये बताओ कि एयर नीचे से गुजरने लगती है इसलिए प्लेन को लिफ्ट कर देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो एक यहाँ पर खास बात होती है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, रुक जाओ एक पेपर रुको मैं बताता हूँ, एक मिनट। आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, चलो इसी को ले लेते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लो मैं, अब जैसे ये पेपर है, ठीक है? अरे जैसे मान लो पेपर है, अगर इसे उड़ाना हो तो पेपर कैसे उड़ेगा? नीचे से हवा मारने से, या देखो बताओ आसानी से कैसे उड़ा? इस पेपर के ऊपर से हवा जा रही है, तो मैं बताऊंगा अभी क्या प्रोसीजर काम कर रहा है। देखो मैंने नीचे से हवा मारी इस तरह, इस तरह इधर से मैं कम हवा मार रहा हूं, देख रहे हो इधर देखो, नहीं उतनी हवा मारने पे ये यहां से नहीं उठ रहा है लेकिन उठ रहा है। इसका क्या रीजन है जानते हो? प्लेन इसी वर्क पर काम मतलब इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है। मैं आपको इस चीज को भी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देखो ध्यान दो। जैसे मान लो कि होता यूं है कि जैसे मान लो ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से जहां से एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर से जब एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वहां से लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वहां से लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर क्या करता है? प्रेशर ही तो प्लेन को लिफ्ट करता है। मैं आपको एग्जांपल से एक और समझा दे रहा हूं, देखो। हाँ जैसे यहाँ पर खाली जगह, देखो बताता हूँ, देखो ध्यान देना, ठीक है? देखो जैसे मान लो कि ये आपकी ये प्लेन है
है ना, प्लेन है और प्लेन को ऊपर उठना है। तो जब इसके ऊपर से जाने वाली जो विंड है ना, विंड ये नीचे वाली जाने वाली विंड के मुकाबले ज्यादा हो जाती है, तो होता यह है कि यहां से इसको जो लगातार प्रेशर दबा रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कम हो जाएगा। ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा और नीचे से लगने वाला प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। बात को ध्यान देना। विंड, खैर मान लो, वेरी सॉरी मैंने उल्टा बोला है, विंड ऊपर से नहीं, विंड नीचे से गुजर रही है, ठीक है, बात को ध्यान समझना, नीचे ऊपर दोनों जगह से गुजर रही है, लेकिन इसका शेप ही ऐसा बनाया जाता है कि विंड ऊपर से ज्यादा निकले। जहां से विंड की वेलोसिटी तेज होती वहां से लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है। भाई प्लेन को नीचे कौन दबा रहा था? ऊपर से लगने वाला प्रेशर, है ना। जैसे ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम होगा, ऑटोमेटिकली नीचे से लगने वाला ज्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्लेन क्या होती है, उठ जाती है ऊपर की तरफ, इसकी नोज ऊपर हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट काम करता है। बहुत ज्यादा इसके बारे में डीप बताने का आपको कोई मतलब नहीं है, बट हाँ जितना बता दी उस चीज को ध्यान समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जिस तरफ से एयर की वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी ऑफ एयर बढ़ती, वहां से उस डायरेक्शन से, मतलब जस्ट उसके ऑपोजिट जो उसको प्रेशर लग रहा था वो कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? प्लेन इसी तरह, जैसे आपने देखा मैंने कागज के ऊपर हवा मारी, तो देख रहे हो यहां से यहां पर लगने वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इस कागज को गिरा रखा है, इस कागज को ऊपर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस कागज को गिरा रखा है ना। अब अगर मैं यहां से विंड को तेज, मतलब यहां की विंड की वेलोसिटी बढ़ा दूं, तो क्या हुआ, ये प्रेशर कम हो गया और यहां से लगने वाला प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, बस यही काम करता है। तो प्लेन का जो शेप है ना, इसको एरोफॉइल कहते हैं। प्लेन का शेप ही बनाया ही ऐसे जाता है, कुछ इस तरीके से करके, ठीक है, कुछ इस तरीके से करके कि जो एयर हो वो ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर से ऐसे कर्व होकर गुजर जाए, एयर ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर से गुजरे। जितनी एयर ऊपर से गुजरेगी प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो नीचे लगने वाला प्रेशर ज्यादा, और प्लेन उठ जाएगी। बहुत ज्यादा ही प्लेन को नहीं उठाना है, वरना पलट के फिर नीचे उल्टी गिरेगी। बात समझ में आ रही है? प्लेन की नोज को एक लेवल तक ही उठाया जाता है, उसके बाद बाकी तो काम करती है उसका फोर्स, उसके इंजन के द्वारा लगाया गया फोर्स। प्लेन फोर्स लगा के पहले ऐसे आ रही थी, हल्की सी उसने नोज उठाई, ऊपर से लगने वाला एयर का वेलोसिटी बढ़ा, प्रेशर घटा और प्लेन उड़ गए, और फिर धीरे हवा में, और उसके बाद प्लेन जाके हवा में अपने आप को लेवल कर लेती है, बैलेंस कर लेती है। नॉर्मली जो हम अपनी डे टू डे डेली लाइफ में जो फोर्सेज लगते हैं, ध्यान देना, जो डेली लाइफ में हमारे जो फोर्सेज लगते हैं ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो डे टू डे लाइफ में फोर्सेज, जिन फोर्सेज की हम बात करते हैं वो बेटा अनबैलेंस फोर्सेज ही होते हैं। कौन से फोर्सेज होते हैं? अनबैलेंस फोर्सेज। ठीक है, अनबैलेंस फोर्सेज का सीधा सा मतलब होता है, अगर आप पिछली वीडियो देखो जो मैंने बताया वहां पर, कि बैलेंस फोर्सेज कैसे फोर्सेज होते हैं, जिसमें रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज बिकम जीरो। लेकिन अनबैलेंस फोर्सेज कैसे फोर्सेज होते हैं? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। ठीक है, अगर किसी बॉडी पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो ना हो, जीरो ना हो, द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेज। वो फोर्सेज क्या कहलाते हैं? अनबैलेंस फोर्सेज कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो कि नहीं हो? बात को ध्यान देना, ठीक है। अब देखो आगे अनबैलेंस फोर्सेस के बाद देखो, आपको बहुत ज्यादा आपको डिफिनेशन पूछी जाएगी, व्हाट आर बैलेंस फोर्सेस, व्हाट आर अनबैलेंस फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्सेस का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिकम्स जीरो, और द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिकम जीरो, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। वहीं व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी नॉट जीरो, वो कैसा फोर्स हो जाएगा? अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। देखो और बताया गया, अनबैलेंस फोर्सेस कैन मूव स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं? अब जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, एक बॉडी है वो रुक गई, ऐसी ये बॉडी रुकी हुई है, तो जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो ये चलना शुरू होगी। लेकिन बैलेंस लगता तो ये चलना शुरू होती, जितना इधर से लगता उतना इधर से लगता, उतना इधर, मतलब कहीं से भी लग सकता था। तो अनबैलेंस फोर्स होता है जब हर तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगे, और जब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स सेम बॉडी पर लगता है हर डायरेक्शन से, तो वो तो मोशन ही नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अनबैलेंस फोर्स ही बॉडी को मोशन करा सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोला क्या, व्हेन वी टॉक ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी यूजुअली मीन एन अनबैलेंस फोर्स। जब भी हम एक फोर्स की बात करते हैं जो कि बॉडी पर लग रहा है, तो हमारा मतलब ही होता है अनबैलेंस फोर्स। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो फोर्स लगाने पर अगर कोई बॉडी मूव ही ना करे तो हम नाम नहीं लेते कि वो फोर्स है, क्योंकि वहां पर वर्क डन जीरो माना जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किया है नहीं बॉडी ने। क्योंकि आप लोग जानते हो कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब जब डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं तो वर्क डन जीरो। तो कॉन्सेप्टली हमारे दिमाग में बैठ जाता है यार फोर्स तो लगाया ही नहीं। ऐसी बात नहीं, दीवार पर भी आपने फोर्स लगाया, दीवार नहीं हिला पाए तो आपने फोर्स लगाया, लेकिन वर्क डन नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से, लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर हम कहें अरे यार बड़ी मेहनत की और ढकेल कर लेकर आए, फोर्स लगा के लेके आए, ये फोर्स कैसा था? अनबैलेंस फोर्स था। अनबैलेंस फोर्स का सीधा सा मतलब होता है बेटा कि अनबैलेंस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी मूव करा देता है वो फोर्स, या फिर चलती हुई बॉडी को रोक देता है वो फोर्स, ठीक है।
आगे दिया गया व्हेन द टोटल फोर्स ऑन अ प्लेन इज इन वन डायरेक्शन द फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्स को देख रहे हो कि जब लगने वाला फोर्स सिर्फ एक डायरेक्शन में हो तो वो क्या होगा, अनबैलेंस। वहीं बैलेंस में क्या होता था, जब लगने वाला फोर्स एक डायरेक्शन में ना होकर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो बैलेंस फोर्स होता था। ठीक है, आगे बताया गया एन अनबैलेंस फोर्स चेंजेस द मोशन ऑफ द प्लेन, किसी प्लेन का मोशन चेंज कर सकती है, जैसे यही है। फॉर इंस्टेंस व्हेन थ्रस्ट इज ग्रेटर देन ड्रैग, जैसे ये आगे बढ़ने वाला जो थ्रस्ट है अगर वो ड्रैग से ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली प्लेन आगे बढ़ जाएगी। अब मान लो प्लेन आगे बढ़ने की खूब कोशिश करती है, इंजन एकदम चल रहा है, बड़ी मेहनत से चल रहा है, लेकिन सामने से हवा भी उतनी तेज होती जा रही है, तो सामने से लगने वाली हवा अगर उतनी तेज होती है प्लेन कहां बढ़ पाएगा। इसका ड्रैग और थ्रस्ट दोनों इक्वल हो गए। ड्रैग और थ्रस्ट जब दोनों इक्वल हो गए तो प्लेन चल ही नहीं पाएगा, प्लेन एकदम एकदम कांपता रह जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये फोर्स कैसा है, बैलेंस्ड हो गया। लेकिन पता चला हवा आराम चली लेकिन प्लेन के पास पावर, प्लेन निकल गई, तो ये अनबैलेंस फोर्स है। अब जैसे मान लो आप ही हो, आप साइकिल चलाने के लिए घर से निकले लेकिन पता चला सामने से इतनी आंधी, आप पैडल पर खड़े भी हो गए लेकिन साइकिल बढ़ा ही नहीं पा रहे हो। इसका सीधा सा मतलब कौन सा फोर्स है, ये बैलेंस फोर्स हो गया। क्यों, क्योंकि सामने से आने वाली हवा और आपका फोर्स दोनों इक्वल है। अगर हवा तेज हो गई तो बल्कि आप ही उल्टा पीछे चले जाओगे, तो वो अनबैलेंस फोर्स हो गया। लेकिन बैलेंस फोर्स वही फोर्स होते हैं जिसमें बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, बॉडी मूव ही ना कर पाए। बात समझ आ रही बेटा। आगे देखो, causes the plane to speed up or accelerate in addition as the velocity of the plane increases the lift force increases। जैसे जैसे प्लेन की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे प्लेन को यहां से लिफ्ट करने वाला फोर्स भी इंक्रीज होता जाता है। क्यों, ये फोर्स क्या है, इसको प्रेशर कहते हैं, एटलास्ट आपको आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, ये लिफ्ट मतलब आप लिफ्ट प्रेशर है, यहाँ पे लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है, ये प्रेशर बढ़ जाता है, इस वजह से प्लेन उड़ जाती है। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। आपका ये फोर्स अनबैलेंस फोर्स भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, फिर भी जैसा कि मैंने कहा कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट कर दिया करो, पूछ लिया करो। ठीक है, कोई भी समस्या हो। आगे देखो, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन फोर्स क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको बताया, आप इस समय अगर अपने घर पे कुर्सी, हाँ सबसे पहली चीज तो लेट कर बैठ कर नॉर्मली ऐसे वीडियो मत देखा करो, जैसा कि मैंने बताया बेटा कॉपी पेन लेकर ही वीडियो देखा करिए। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज थोड़ा फोकस करके वीडियो देखा करो, हो सके ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा के घर के किनारे बैठ के वीडियो देखा करो, रूम में। ठीक है, एक किनारे जहां पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। चलिए अब जैसे मान लो आप अपने घर की चेयर पर बैठे हो, बेड पर बैठे हो, चारपाई पे बैठे हो, मेज कहीं भी बैठे हो, अगर आपको वो मेज अपने ऊपर बैलेंस करके रखती है, आप बैठे और वो मेज टिकी हुई है, वो टूट नहीं गई, तो इसका मतलब कि वो मेज आपके वेट के बराबर का जस्ट नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, उसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, एक्शन का रिएक्शन। ठीक है, आप जितना फोर्स इस मेज पर लगा रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर है, इस मास का मान लो मास m, इस बॉडी का मास m, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये जानते हो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, mg के बराबर। क्यों, क्योंकि इसका मास m है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से इसको खींचा जा रहा है। लेकिन ये इसको बैलेंस कैसे करके रखा है, इसने रिवर्स में उतना ही mg फोर्स लगा रखा है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्या कहा जाता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कौन सा समझ रहे हो, परपेंडिकुलर, है ना। ठीक है, वेट ऑफ द ब्लॉक इज बैलेंस बाय द रिएक्शन बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। अब क्या है कि इस समय तो ब्लॉक बैलेंस था, लेकिन अब हम क्या करें, हम इसी ब्लॉक को इस तरफ खींचने लगे, जैसे ये बंदा खींच रहा है। ठीक है, इस ब्लॉक को इस तरफ खींचने लगे तो क्या होगा, ये तो अनबैलेंस फोर्स हो गया ना। बैलेंस तो तब होता जितना इधर खींचा जा रहा है उतना ही इधर भी इसमें लगाकर कुछ ऐसे खींचा जाता, तो ये ब्लॉक कहीं नहीं हिलता, ऊपर नीचे इक्वल हो गया, इधर और इधर का इक्वल हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन पता चला ये नॉर्मली बैठा हुआ था, अब आप अपनी चारपाई पे बैठे हो, कोई बगल से और आपका हाथ पकड़ के इधर खींच ले, तब तो भाई अनबैलेंस फोर्स हो गया। आप मोशन करोगे करोगे, मूव तो कर ही जाओगे, लेकिन पता चला आप चारपाई पे बैठे हो, चारपाई ने तो आपको बैलेंस कर रखा है, जितना कोई इधर से खींच रहा है उतना ही कोई दूसरी तरफ से भी खींच रहा है, तो फिर आप बैलेंस हो गए, आप ऐसे भी रुके हुए और इस तरह भी रुके हुए। समझ में आ रही है मेरी बात, बस। एज लॉन्ग एज द अप्लाइड फोर्स एफ इज लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स द ब्लॉक इज नॉट मूव। जब देखो, अब जैसे मान लो कि, मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि अभी क्या है कि मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, हाथ मानना क्या है ही है भाई। अब इस पर मान लो मैंने ये बॉक्स रखा, मैंने हाथ में इस बॉक्स को बैलेंस कर रखा है, तो इस बॉक्स का जो वजन होगा उतना मेरे हाथ ने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ। अच्छा, अब फिर पता चला मेरा मन है लाओ मैं इस बॉक्स को खींच लूं, खींच नहीं पा रहा हूं, अभी मैं खींच नहीं पा रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरे हाथ की वजह से इस बॉक्स पर एक लग रहा है फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लो मैं इसको अपनी तरफ अगर खींच रहा हूं, तो मैं इसको तब तक नहीं खींच पाऊंगा जब तक मेरे हाथ पे लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को मैं ओवरकम न कर लूं। खींच लिया, मेरे हाथ की वजह से जो हाथ की स्किन है, इसके ऊपर एक प्रकार का फ्रिक्शन, देखो मैं ऐसे भी किया हूं लेकिन ये गिर नहीं रहा है ना, इसका मतलब एक प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है।
तो अगर मैं इस बॉक्स को तब तक नहीं खींच पाऊंगा जब तक इसमें फ्रिक्शन को ओवरकम ना करूं। इसका मतलब कि मैंने देखो एक फोर्स तो ऐसे लग ही रहा है, एक ये नीचे लगा रहा है, ये ऊपर लगा रहा है, ये बैलेंस हो गया। फिर मेरे हाथ ने इसको रोक रखा है और मैं इसको इधर खींच रहा हूं तो भी ये नहीं हिल रहा है। इसका मतलब अब तक फोर्स बैलेंस है। लेकिन जैसे ही मैंने एक दिशा में फोर्स बढ़ा दिया, अरे ये तो मूव कर गया, और ये मूव कर गया मतलब मेरे हाथ का फ्रिक्शन इसे रोक ना पाया जी मैं ये फोर्स लगा रहा था। इसकी वजह से ये फोर्स अनबैलेंस हो गया और मेरा इधर वाला फोर्स जो था, जो मैं इस पे अपने हाथ पे लगा रहा था, ये ओवरकम मतलब ये जीत गया। और एक तरफ का फोर्स जब जीत जाता है और वो अपनी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को लेकर निकल जाता है तो वो अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। बेटा बात समझ में आ रही है? तो यही सारी कंडीशन है। ठीक है, चलो आगे बोला गया when the applied force is just equal to the friction the body may move with uniform velocity। इसका मतलब ये है कि अगर अप्लाइड फोर्स एकदम फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, ठीक है, तो बॉडी मूव करेगी लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब एकदम नॉर्मल नॉर्मल आपका धीरे धीरे मूव करती जाएगी। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन द बॉडी मूव्स विद एक्सीलरेशन। जैसा कि आपने देखा, जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ है जो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है, मैं इसको एकदम नॉर्मल सा खींच रहा हूँ, ठीक है, ये एकदम तो नॉर्मल से खींच रहा हूँ तो इस समय क्या हो रहा है जानते हो? इस समय मेरी ये बॉडी है ये बिल्कुल इक्वली मूव करेगी, एक्सीलरेट नहीं करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगी। लेकिन पता चला तेजी से खींच लिया मैंने, ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ भाई? फ्रिक्शन को ओवरकम कर दो और बॉडी एक्सीलरेट करती हुई आगे निकल जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, ध्यान दो, देखो आगे चलते हैं। इतना क्लियर है? देखो आगे बोला गया अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन के मोशन आ जाए। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं? अब देखो द ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, देख रहे हो ना, ब्लॉक तब तक रेस्ट है जब तक आप इस पर कोई, मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में पहले ही बता दिया था आपको, बट फिर से समझा दे रहा हूं। द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये ब्लॉक तब तक रेस्ट पर रहेगा। अब जैसे मान लो कि मैंने अपने हाथ पर यही ऑब्जेक्ट रखा था, ये ऑब्जेक्ट हाथ पर तब तक शांति से बैठ रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स न लगा दूं। बात समझ में आ रही है? जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगा दूंगी, तब फोर्स लगा रहा हूं, नहीं तब तक ये शांत बैठा था। सही है कि नहीं? जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा मूव ही नहीं करेगा। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। या फिर जब तक मान लो मैंने इसको ऊपर फेंका, ये ऊपर से तब तक गिर रहा था, तब तक गिर रहा था, तब तक गिर रहा था जब तक मैंने इसको रोक नहीं लिया। मतलब अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसको रोकने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर रुकी हुई है तो चलाने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। चल रही है तो रोकने के लिए कोई फोर्स, और रुकी हुई है तो चलाने के लिए कोई फोर्स। समझ में मेरा? यहां पर बात यह है कि रुकी हुई बॉडी तब तक रुकी रहेगी जब तक कोई फोर्स न लगाया जाए, और चलती हुई बॉडी तब तक चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स न लगाया जाए। अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, वो तब तक रुकी या चलती रहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अब जैसे ये बॉल है, ये बॉल पे जब तक हम यहां से यहां कोई हिट ना लगाएं, कोई फोर्स ना करें, ये बॉल यहां 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 पहुंच ही नहीं सकती। सीधी सी बात है ना? तो बस, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बेटा यही है। ठीक है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये बॉडी तब तक रेस्ट में या तब तक मोशन में रहती है जब तक हम इसके ऊपर कोई बाहरी बल, एनी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। बात समझ में आ रही बच्चा लोग? कंडीशन क्लियर है? कोई समस्या? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इनर्शिया, आपको फर्स्ट लॉ एक तरीके से इनर्शिया के बारे में ही बताता। अब इनर्शिया आपको समझाना बहुत जरूरी है। इनर्शिया होता क्या है? कई लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। इनर्शिया के बारे में आपको क्लैरिफाई करता हूँ, थोड़ा ढंग से ध्यान देना। ठीक है, चलो बेटा अब ध्यान दो। तो इनर्शिया मोस्टली मतलब मेनली है क्या? इनर्शिया, इनर्शिया है क्या? इनर्शिया वो है जो आपको बाइक से गिराता है भाई झटके में। आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। जैसे मान लो आप बाइक पर पीछे बैठ जाओ, किसी के बाइक के पीछे बैठ जाओ, और बाइक वाला तेजी से बाइक आगे बढ़ा दे। बैठ ही रहे थे या बैठ चुके थे और बाइक वाला अचानक से बाइक आगे बढ़ा दे, पीछे होके गिरोगे कि नहीं? क्यों गिरे? बाइक के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ गए? बाइक पे बैठे, बाइक वाला आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाई, अब पीछे होके ऐसे गिर गए। क्यों? क्यों पीछे हो गए थे? क्या रीजन था? पूरी की पूरी बॉडी पीछे क्यों नहीं हुई? क्यों अपर बॉडी ही पीछे हुई?
बस में खड़े होते हो, बस ड्राइवर ब्रेक मारता है, आगे की तरफ क्यों चले जाते हो, या बस अचानक चलती पीछे की तरफ क्यों हो जाते हो? ये सब क्या है? इनर्शिया है। क्या है? इनर्शिया। बात समझ में आ रही है? मैटर समझ में आ रहा है? इसी को तो इनर्शिया कहते हैं। देखो समझो, देखो सबसे पहली चीज, इनर्शिया टोटली डिपेंड्स ऑन मास। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर। जिस चीज का वजन जितना ज्यादा, उस चीज का इनर्शिया उतना ही ज्यादा। जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा इनर्शिया। इनर्शिया जानते हो क्या होती है? इनर्शिया एक बॉडी का एक गुण है, प्रॉपर्टी। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it resists to change its motion. It resists to change its state of rest or state of motion. Or you can say it resists to change its state. इनर्शिया एक बॉडी का वो गुण है, एक शरीर, एक किसी भी ऑब्जेक्ट का वो गुण है जो अपनी स्थिति को चेंज नहीं करने देता। बात समझ में आ रही है? आपको आपके घर में बोला जाए जाओ चेयर उठा के लेके चले आओ, चेयर ले आते हो ना, आराम से ले आते हो। तो आपको बोले वो तखत उठा लाओ, उठा लाओगे? नहीं उठा पाओगे ना। क्यों? तखत को खींच के लाओगे, चेयर को उठा के लाओगे। क्यों? चेयर का मास कम था। फिर भी अगर चेयर कुछ देर के लिए ऐसे पकड़ा दी जाए तो हाथ में दर्द होने लगेगा। अच्छा चेयर गए थे, मान लो चेयर उठाने के लिए गए थे, ऐसे हल्का सा उंगली से पकड़ के चेयर उठा सकते थे? अगर आपसे बोल दिया तो वो पेपर उठा लो, तो पेपर हल्का सा ऐसे उंगली से पकड़ते, इस तरह उठा लेते। फिर भी पेपर पकड़ने के लिए भी कुछ तो एनर्जी लग रही, कुछ तो फोर्स लग रहा है। खाली हाथ और पेपर के साथ हाथ, कुछ तो वजन है इसका। तो जब पेपर ऐसे शांति से पड़ा हुआ था और आप इसको ऐसे उठा पाए, उठा लिए ना, फिर भी इसके ऊपर लगने वाली ताकत महसूस करा दी कि पेपर उठना नहीं चाहता था। ये मेरे हाथ में स्टाइलस पड़ा हुआ है, मैं इसको पेपर की, अब पेपर जितना ही ताकत लगाऊंगी, जैसे पेपर के लिए ताकत लगा, जैसे उठा नहीं पा रहा हूं। क्यों? इसको उठाने के लिए ज्यादा ताकत लगी। क्यों जानते हो? क्योंकि ये कह रहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे यहां से। क्यों? क्योंकि इसके पास मास है और ये अपनी रेस्ट स्टेट में है। अपने रेस्ट को ये चेंज नहीं होने देना चाहता है, मोशन में नहीं आने देना चाहता। लेकिन हम कहते हैं हटो, लाएंगे मोशन में, ले आए मोशन में, ये देखो आए कि नहीं मोशन में आए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा था, इसके मास से ज्यादा एनर्जी लगाने की क्षमता है। तो हमने इसको उठाया और ऐसे ऐसे हिला दिया, लो मोशन में ले आए। अब मोशन में आने के बाद, मोशन में आ रहा है ये, फिर भी अब मोशन में है तो इसका बिल्कुल मन नहीं है रेस्ट में होने का, बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है? जैसे मान लो, अब देखो यहां देखो, मान लो मैंने इसको फ्रीली पकड़ा और मैं इसको रोकने में मुझे कुछ ताकत, जैसे मान लो मैंने मोशन करा दिया, देख लो ना लास्ट में, देखो लास्ट मेरी उंगलियों का मूवमेंट देखो, मैंने इसको यहां तक मोशन कराया और फिर मैंने लूज कर दिया। ये इसको रोकने में, इसको रोकने में कुछ मिली सेकंड लग रहा है। इसका मतलब जानते हो क्या है? ये अपने मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, मतलब मोशन को चेंज नहीं होने देना, एक अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहता। उसी तरीके से अब चेयर की बात करते हैं। चेयर उठा के लेके, लेकिन शुरू शुरू में अगर चेयर पे हल्का सा ताकत लगाते तो चेयर हटती, सिर्फ खिसकती। थोड़ा ताकत लगाए तो उठा लिए। वहीं बेड को थोड़ी सी ताकत लगाओ, ट्रक को लगाओ, उठा पाओगे? नहीं। इसका मतलब किसी भी चीज का मास जितना ज्यादा, उसको हिलाने हिलाने डुलाने में दिक्कत उतनी ही ज्यादा। तो इसको इंसान से या वो वर्किंग बॉडी या मशीनरी से कनेक्ट नहीं किया गया, इसको उसी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया गया जिस ऑब्जेक्ट के पास अपना मास था। हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करता है और वही उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है। इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। अगर कोई कुर्सी शांति से रखी हुई है तो उसको उठाने में जो आपको ताकत लगी, वो क्यों लगी? क्योंकि कुर्सी का मास उतना था। आपको बोले पूरा का पूरा सोफा उठा लो, आपको और ताकत लगेगी। कोई बोले पूरा पूरा तखत उठा लो, और ताकत लगेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टेट को, वो नहीं चाहता मैं हिलूं यहां से, लेकिन आपने हिला दिया अपनी ताकत से। ये उसका इनर्शिया था। चलो आगे बात करते हैं। मैं आपको इस पेपर से मारूं, ऐसे पेपर से फेंक के मैं मार दूं, चोट लगेगी? थोड़ी बहुत, शायद थोड़ा बहुत। इस स्टाइलस से मार दूं और लगेगी, किसी और भारी चीज से मार दूं और लगेगी। मान लो एग्जांपल लेते हैं, साइकिल, आपका एक्सीडेंट साइकिल से हो जाए, थोड़ी सी चोट लगेगी। आपका एक्सीडेंट ट्रक से हो, अरे ना हो भगवान करे, टच वुड ना हो, एक बात कह रहा हूं एग्जांपल समझो, ट्रक से हो जाए तो क्या होगा? क्यों ट्रक से ज्यादा चोट लगी और साइकिल से कम लगी? क्यों?
ट्रक का मास ज्यादा था, वो जल्दी, मास ज्यादा है तो अगर वो चल रहा है तो उसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। अब इनर्शिया ऑफ मोशन के दौरान वो अपने मोशन को जल्दी चेंज तो होने नहीं देगा, रेस्ट में तो जल्दी आएगा नहीं, उसके मोशन को रोकने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत लगेगी, और वो रेजिस्टेंस हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ी है। इस वजह से हमको जब ट्रक से चोट लगती है तो ज्यादा लगती है, वहीं साइकिल से लगती है तो कम लगती है। साइकिल का मास कम तो उसका इनर्शिया कम। बात समझ में आ रही बच्चा लोग कि नहीं आ रही? अभी आप मान लो एक ढलान है, एक ढलान है, यहाँ पर एक साइकिल खड़ी हो जाए और साइकिल, पता चला साइकिल वाला ब्रेक नहीं लगा पाया, साइकिल उसके पीछे आने लगी, आप पीछे खड़े हो ऐसे रोक लोगे, वहीं अगर एक ट्रक पीछे आने लगी तो आप रोक पाओगे? क्यों? क्योंकि ट्रक के पास मास ज्यादा है तो ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है, और ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है तो आपको उसको रोकना मुश्किल है। मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल में इनर्शिया तो समझ ही गए होगे, क्यों? तो इनर्शिया टोटली डिपेंड्स ऑन मास। एक इनर्शिया एक ऐसा गुण, ऐसी गुणवत्ता, ऐसी प्रॉपर्टी है विच रेजिस्ट टू चेंज इट स्टेट, वो अपनी स्थिति को चेंज होने से मना करती है। मैं रुका हूं तो रुका रहूंगा, चलता हूं तो चलता रहूंगा, ठीक है। इसी वजह से ये कुछ कुछ न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता जुलता सेंटेंस नहीं है, इसी वजह से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया। Inertia is the inherent property of a body due to which it resists to change in state or uniform motion. Inertia can be understood in parts: inertia of rest and inertia of motion. फिर एक और inertia होता है, which is called inertia of direction. वो यहाँ पर जोड़ा नहीं है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको लिख के बता दे रहा हूँ, यहीं पे कॉमा करके ऐड कर लेना। inertia of direction, उसको मैं आपको समझाता हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन आप समझ गए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? कभी एक चीज ऑब्जर्व किया, बस में बैठे रहो और बस वाला ड्राइवर चलाते चला सीधे चलाते, तब तक आप भी सीधे बैठे थे, ठीक है, ब्रेक मारा तो आगे हो गए, ठीक है, लेकिन लोअर बॉडी आगे नहीं जाती, अपर बॉडी जाती। क्यों? क्योंकि लोअर बॉडी बस के कांटेक्ट में ज्यादा है, तो बस के साथ साथ वो रुक गई, लेकिन अपर बॉडी तुरंत नहीं रुक पाती। इस तरह से कारों में सीट बेल्ट देते हैं ताकि आपका सीट स्टीयरिंग से आगे डैशबोर्ड से न लड़ जाए। सीट बेल्ट इसीलिए दिया जाता है क्योंकि लोअर बॉडी तो लगभग लगभग समझ जाएगी, वो कांटेक्ट में ज्यादा है, लेकिन अपर बॉडी कांटेक्ट में कम है, इस वजह से अपर बॉडी आगे भागती है। वहीं बस वाला चल रहा तो चला, अचानक से ब्रेक मार दिया तो आगे हो गए, अचानक चल दिया तो पीछे हो गए। लेकिन बस वाला चला अचानक से गाड़ी मोड़ दे तो अब भी देखो, अगर वो गाड़ी इधर मोड़ा है तो आप कुछ देर के लिए ऐसे हो तो ऐसे होते रहो, फिर उसकी लाइन में आते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को ये था कि मेरी बॉडी तो सीधे चल रही है, अचानक से डायरेक्शन मुड़ गई, ये रेजिस्ट करती है, ये बॉडी कहती ना 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 हमें नहीं मुड़ना, तो कुछ देर के लिए रेजिस्ट करती है अपने अकॉर्डिंग, और ये उसी तरफ पड़ी रहती है। मुड़े आप इस तरफ मुड़े हो, बस वाला इस तरफ मुड़ा तो आपकी बॉडी इधर जा रही है। इसी को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। ताकि बॉडी जो है तुरंत डायरेक्शन की बात नहीं मानती, बॉडी तुरंत डायरेक्शन की बात नहीं मानती है, बॉडी उसको मोशन को, मतलब स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करती है, और ये उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। मास जितना ज्यादा होगा, बॉडी में भार जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही रेजिस्टेंस दिखाएगी। समझ नहीं मेरी बात? उतना ही रेजिस्टेंस। भाई अभी ढलान से बॉल गिर रही है तो आराम से आप हाथ से रोक लोगे, पैर से रोक लोगे, बड़ा सा पत्थर गिरा तो कैसे रोकोगे? क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा करेगा, हम तुमको कुचलते हुए निकलेंगे, क्या करोगे तुम? भाई सही बात है। चलो, मास इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, बताया मैंने कि चीजें जितनी भारी होंगी उनका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, चीजें जितनी हल्की होंगी उनका इनर्शिया उतना कम होगा। ओवरऑल इनर्शिया इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट एनी क्वांटिटी, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट्स ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इस चीज का ध्यान रखना। ए स्टोन ऑफ अ साइज ऑफ अ फुटबॉल हैज मोर इनर्शिया देन फुटबॉल। अगर फुटबॉल के साइज का एक पत्थर आ जाए तो फुटबॉल से ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। आप पैर से मारोगे फुटबॉल को तो चोट नहीं लगेगी, पत्थर पे मारोगे गया पैर। क्यों? क्योंकि पत्थर का मास ज्यादा है, फुटबॉल में तो अंदर एयर भरी है, पत्थर तो टोटली सॉलिड है, कॉम्पैक्ट है, तो पत्थर भाई ऑब्वियस सी बात है उसके मोशन को चेंज करने में आपको दिक्कत तो होगी, पैर से मारे पता चला चोट लग गई, है ना। आगे देखो, ए क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज। समझो, एक क्रिकेट बॉल हैज अ मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल ऑफ सेम साइज। क्रिकेट बॉल सीजन बॉल होती है, आपको पता है, वो हार्ड बनाई जाती है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, वहीं रबर की बॉल का इनर्शिया कम। रबर की बॉल अच्छा आपके सामने आया ऐसे कैच कर लिया, लेकिन क्रिकेट बॉल जो नॉर्मल खेलते उसको कैच करोगे तो हाथ का मुंह पे लड़ जाए। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ज्यादा है, उसको रुकने में समय लगेगा। इस तरह से क्रिकेटर देखो जो कैच लेते हैं ना, हाथ पीछे ले आते हैं, पता चला बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, आप यही रोकने की कोशिश करो, तड़ से चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि रीजन भाई आपके हाथ ने क्या किया, उसकी इनर्शिया को चेंज किया है, तो उसके मास को तो झेलना पड़ेगा ना आपके हाथ को।
है ना, बस। लेकिन वही उसी बॉल को अगर आराम से पीछे तक लेके आए, मतलब उसके मोशन को धीरे धीरे चेंज करें, उसके मोशन को, उसकी स्टेट को धीरे धीरे चेंज करें, ऐसे लाए और ये आराम से, तो चोट भी कम लगेगी और बॉल रुक भी जाएगी। अचानक से रोकने में दिक्कत है, उसकी इनर्शिया को चेंज करने की वजह से आपके हाथों को चोट लगेगी ही लगेगी, आपको खुद को लगेगी, हाथों को क्या। अब इस कैरम में देखो इनर्शिया के बारे में बताया जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर स्ट्राइकर से यहाँ पर हिट करते हो तो जितना तेजी से हिट करो तो नीचे वाला कॉइन कई बार निकल जाता है, और कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये पूरा का पूरा खिसक जाता है इसके साथ ही साथ। क्या रीजन होता है उसका? इनर्शिया ही तो। ध्यान समझो, कई बार आप बहुत तेजी से हिट करते हो तो कॉइन निकल जाता है और ये पूरा का पूरा अपनी जगह बैठ जाता है। क्या ये भी इनर्शिया का कारण है कि नहीं? इनर्शिया का ही तो कारण है, सिंपल सी बात। चलो आगे देखते हैं। देखो, अब ये ग्लास और कॉइन वाला ये तो मान लो हम लोग कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्लास होना चाहिए, कॉइन होना चाहिए। रुको मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, रुको इसी समय देता हूँ, कुछ चीजें दिख रही हैं अपने आस पास। रुको, अब जैसे मान लो एक कार्ड लिया, ठीक है, कार्ड लिया, ठीक है, एक कार्ड ले लेते हैं, है ना। इनर्शिया के बारे में आपको इनर्शिया का दिखाता हूँ, और एक एक कॉइन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ रखें भाई, छुट्टा उट्टा रखते हैं। देखो, अब क्या है कि मान लो इस कार्ड को अगर मैं नॉर्मली बहुत तेजी से हिट करूं, देखो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्योंकि वो कार्ड भी बड़ा उबड़ खाबड़ सा था। हुआ क्या, क्यों कॉइन आगे भाग गया, क्यों कॉइन इसमें नहीं गिरा जानते हो? फ्रिक्शनल फोर्स। कार्ड उबड़ खाबड़ था, फ्रिक्शन ज्यादा, अपने साथ लेके निकल गया, है ना। देखो समझो, वही कार्ड अगर अच्छा सा मिल जाता तो बेइज्जती ना होती क्लास में। क्यों बेइज्जती, क्या वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल ही है। देखो, तो बेटा उसकी जो सरफेस है, इसकी जो सरफेस है, ये कार्ड मिल गया था गलती से, तो इसकी जो सरफेस है ये बड़ी उबड़ खाबड़ सी है। तो इसने क्या किया, इस कॉइन के ऊपर इसने फ्रिक्शन जनरेट किया, फ्रिक्शन की वजह से कॉइन को अपने साथ लेकर गया। मोस्टली होना क्या है कि सबसे पहली बात तो आपका लगाया गया फोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए और फ्रिक्शन कम से कम, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, इस पर देखते हैं, एक्सपेरिमेंट सही हो सकता है शायद। देखो, अब वहां नीचे ग्लास है, हिट किया गया, सक्सेसफुल, कॉइन इसके अंदर है। कार्ड अपने साथ कॉइन को लेकर क्यों नहीं गया? इसका इनर्शिया, इस कॉइन का इनर्शिया। वो कार्ड ने कोशिश की थी कि यार कॉइन मेरे साथ चलो ना, लेकिन कॉइन ने कहा नहीं, हम तो ठहरे आलसी, हम क्या करेंगे, हम यहीं गिरेंगे। इसका मतलब यह है कि कॉइन यहां था, कार्ड निकल गया और कॉइन यहां से यहां गिर गया। इसका मतलब क्या है जानते हो? इसका सीधा सा मतलब है कि ये अपने आप को मोशन में आने से इसने रोका, और जब कार्ड नीचे से निकल गया तो यहीं कहीं गिर गया। इसी को तो कहते हैं कि अपनी स्टेट को चेंज होने से मना करना। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को, स्टेट मतलब क्या, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, अपनी स्टेट को चेंज होने से मना करेगा तो वही उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है बेटा, इनर्शिया। ठीक है, अब मुझे लगता है इससे ज्यादा डीप इनर्शिया के बारे में बताना चाहिए, अब तक तो समझ ही गए होगे यार, है ना, समझ गए हो ना। अभी ना समझो तो कमेंट कर देना, फिर से बताएंगे, कुछ अलग कुछ सोच समझ के बताएंगे। तो ये आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये कार्ड यहाँ से नीचे से इधर भागेगा, ये कार्ड यहाँ से नीचे से इधर भागेगा और ये कॉइन दोबारा से, ये कॉइन यहाँ गिर जाएगा अंदर, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया, ए पैसेंजर इन अ बस जर्क्स बैकवर्ड व्हेन द, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। व्हेन अ बेड शीट इज फ्लिक्ड अवे सडनली डस्ट पार्टिकल्स, जैसे कि आप देखते हो आपके कपड़े में गंदगी लगी हुई है, कपड़े को तेज से झाड़ दो, कपड़े को तेज से झाड़ दो तो क्या होता है, कपड़े में लगी हुई गंदगी बाहर आ जाती है। क्या रीजन है कि कपड़े में लगी हुई गंदगी जो है और कपड़ा, इन दोनों में इनर्शिया में बड़ा अंतर है। सबसे पहली बात यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी काम करता है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये है तब जब तेजी से झाड़ते हो तो जैसे मान लो कपड़ा जहां तक गया तो डस्ट पार्टिकल्स अपने मोशन को तुरंत चेंज नहीं कर पाते। कपड़े को तो मोशन दे दिया आपने, लेकिन डस्ट पार्टिकल समझ नहीं पाते, वो इनर्शिया की वजह से वो यही हवा में अटके रह जाता है और कपड़ा नीचे आ जाता है। झाड़ा, कपड़े के साथ डस्ट पार्टिकल गए, तो कपड़ा नीचे गिरने लगा तो डस्ट पार्टिकल झटके की वजह से ऊपर ही रह गए और कपड़ा नीचे गिरा है। क्यों? क्योंकि कपड़ा का वजन ज्यादा था और डस्ट पार्टिकल का वजन कम, वो हवा में रहेगा और कपड़ा नीचे गिरा है, तो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल गया आपके कपड़े से। बात समझ में आ रही है? ये सभी इनर्शिया का खेल है।
व्हेन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री कैरिंग अ मैंगो इज सडनली फ्लिक्ड, मैंगो फॉल्स ऑफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बात को ध्यान समझना, जैसे मान लो एक पेड़ की डाली है, ठीक है, ये पत्तियां वगैरह बना दी मैंने। अब ये मत कहना कि सर चौकोर पत्ती कौन सी होती, बना दी है बस, ठीक है। मान लो इस पे आम लटका हुआ है, यार आम का सीजन भी चल रहा है ना, एक काम करते हैं, तो आम येलो कलर का ही ले लेते हैं। ड्राइंग अच्छी नहीं है बट बेटा मजाक मत उड़ाना। कहोगे सर पीली कलर की पत्तियां किसकी होती है, इतना टाइम नहीं बेटा, क्या ध्यान दो। और जैसे मान लो कि आप पेड़ पर चढ़ते हो, पेड़ को हिला देते हो, डाल हिला देते हो, ठीक है, पता चला आपने इसको शेक कर दिया, इसकी डाल को, तो आम गिर जाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ की डाल तो इधर उधर हुई, आम बेचारा रेस्ट में था, अचानक से आपने पेड़ की डाल को हिलाया और ये अपनी रेस्ट को तुरंत मोशन में आने में इसने रेजिस्ट किया, ना 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 हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। ये डाल इधर और इधर हो रही थी, उस समय ये आम रेस्ट में था, ये जब उसकी बात नहीं माना, आम यहाँ पर है, डाल यहाँ भाग गई, आम जब इसकी बात कुछ देर बाद माना, तब तक इसमें जो इसका मतलब जो इसकी डंठल थी जो इससे जुड़ी हुई थी वो फ्लिक हो गई, टूट गई वहां से, और आम नीचे गिर गया, और नीचे जो खड़े थे आमों को, आम को लूटने वाले, आम खा के वो भी पीले हो गए, ठीक है। बात समझ रहे हो, यहाँ सब इनर्शिया काम करता है। डाल हिली, डाल हिली, उसकी वजह से आम ने, आम के मास ने, आम के इनर्शिया ने क्या किया कि आम की इनर्शिया रेस्ट, आम तो रेस्ट में था, डाल हिलने लगी, तो कुछ देर बाद ही आम हिलेगा ना, तुरंत तो हिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसका मास रेजिस्ट करेगा अपने आप को मोशन में आने से, तब तक आम टूट के गिर जाता है, जब तक इतना सब तो वो सोचता रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो आगे चलते हैं। मोमेंटम, अपना अगला टॉपिक क्या आता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम मेरे ख्याल से बेटा हम लोग इनर्शिया के बारे में मैंने बात की, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में बात की है, मोमेंटम आपका सेकंड लॉ में आ जाता है, तो मोमेंटम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक पहले जो बताया उस चीज को पहले कवर कर लो, मोमेंटम अभी इस वीडियो में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ताकि मैं नहीं चाहता ओवरफ्लो हो दिमाग से, जितना मैंने बताया इसको कवर कर लो आप लोग, ठीक है। इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेना, पढ़ लेना, फिर से पूछ लेना कोई अगर प्रॉब्लम हो, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में आपको बता दिया है मैंने, और ड्रैग फोर्स वगैरह अनबैलेंस फोर्स के बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, और एकदम मेहनत से पढ़ाई करते रहो, लगे रहो सब लोग जम के, ठीक है।